हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। फ्रेंड्स, पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो बात करें टॉपिक की, तो मैंने शायद इसलिए भी थोड़ा इस टॉपिक को नहीं करवाया क्योंकि ये टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी की थोड़ी बात है तो वो ऑलमोस्ट थोड़े सिमिलर ही हैं। फिर भी आप लोग में से कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट टॉपिक की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या फर्क है। एम एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हम फ्यूचर में आगे जाके क्या करने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव उस एम को पाने के लिए जरिया है कि हम क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे कि हम उस एम तक, उस गोल तक पहुंचे। एम एक ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ऑब्जेक्टिव नैरो और स्पेसिफिक टर्म है। इसीलिए क्या है कि एम में हम गोल के प्रति काम करते हैं कि हमारा कुछ पर्टिकुलर गोल होता है, और ऑब्जेक्टिव में हमें जो अभी फिलहाल के काम दिया गया है हम उसी को करते हैं। जैसे बीएड से हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें फर्दर आगे जाके जॉब मिले, और उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अभी एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। अब बात करेंगे एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस अकॉर्डिंग टू एनपीई 1992। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक क्या एम्स थे कि क्यों बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाई जाए। तो इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में पॉइंट्स ही लेंगे ताकि बच्चों में क्या है, क्रिएटिविटी आए, डेवलपमेंट हो क्रिएटिविटी की, इंक्वायरी की सेंस आए, चीज़ों को इंक्वायर करके जानना चाहें, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी आए, क्वेश्चन पूछने का करेज आए, क्योंकि जब कुछ नॉलेज होगी तभी तो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना। जैसे कहते हैं नो स्टडी नो डाउट, तो उनके अंदर डाउट हो, क्वेश्चन पूछे क्योंकि वो पढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आए, डिसीजन मेकिंग स्किल आए, ऑब्जेक्टिविटी हो कि एग्जैक्टनेस हो, जैसे कि साइंस में जो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं वो ऑब्जेक्टिव हो जाती है कि हाँ यही सच है, ट्रुथनेस होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि साइंस इज ट्रुथ। फिर उसके बाद हमारे को रिलेशन पता हो कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री का डेली लाइफ में हमारे क्या रिलेशन है, फिजिकल साइंस डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रही है। तो ये सारे कुछ एम्स थे जो एनपीई द्वारा सजेस्ट किए गए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन में अलग अलग स्टेजेस आती हैं। प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं हम, मिडिल स्टेज की बात करते हैं, सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं। तो हर स्टेज पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। पहले जो हमने बात करी थी वो एम थी। एम क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, तो वो सेम रहेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव बदल जाएंगे। तो प्राइमरी स्टेज में हम लेते हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के बच्चों को। तो इनमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़े। इसमें हमारे 5 to 10 ईयर के स्टूडेंट आते हैं, वो क्यूरियस हो, चीज़ों के जानने के प्रति उनके अंदर इच्छा हो। एक्टिविटीज देते हैं हम उन्हें, जैसे कि कलेक्ट करो प्लांट्स, फ्लावर्स, ये चीज़ें कलेक्ट करो। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों को एक्टिविटीज मिलती है कि स्क्रैप बुक के एनिमल्स की पिक्चर लगा लो या प्लांट्स की पिक्चर लगा लो। तो मतलब उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना, कीन ऑब्जर्वर्स बने। नेक्स्ट हमारे पे इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। उन्हें हमारी कम्युनिटी और नेचर के बीच में रिलेशन पता चले, नेचर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें पता चले, हम नेचर से क्या लेते हैं ये पता चले। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में साइंस और सोशल साइंस को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है और उसे एनवायरमेंटल साइंस का नाम दिया जाता है। इसका एक तो ये एम था कि बच्चों पे बर्डन ना पड़े, और दूसरा ये था कि उन्हें पता चले कि साइंस का हमारी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। इसीलिए यहाँ पे अलग नहीं बल्कि एक कंबाइंड सब्जेक्ट होता है जिसे ईवीएस बोलते हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आए, वो नेचर के प्रति प्यार हो उनके मन में, नेचर को कंजर्व करना सीखें, नेचर की वेल्थ को कंजर्व करना सीखें। ऐसा नहीं है कि पेड़ों को नुकसान पहुंचाए, पेड़ों से भी प्यार करें, मतलब नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छा माने और उनके साथ प्यार से व्यवहार करें, कंजर्व करें उन चीज़ों को, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। कम्युनिटी को कैसे क्लीन रखना है, अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है, साइंस की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेशन है उनका साइंस का। जैसे मान लीजिए कि जो हम खाना भी बना रहे हैं साइंस तो वहाँ पे भी है, तो उन्हें पता चले कि हर जगह साइंस है, एक फैसिनेट हो वो साइंस को जानने के लिए, प्रैक्टिकल आउटलुक मिले। प्रैक्टिकल आउटलुक वही है, जैसे टीचर ने उन्हें एक्टिविटी दी थी कि मतलब स्क्रैप बुक पे ये सारी पिक्चर्स चिपका के लाओ, तो एक प्रैक्टिकल आउटलुक मिल रहा है, वो चीज़ों को कर रहे हैं फिर सीख रहे हैं। तो जब वो अलग अलग पिक्चर्स काटेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब वो नई चीज़ें देखेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। फिर हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जिसमें हमारी 6 to 8 तक की क्लासेस आते हैं। ये थोड़ी लेस इम्पल्सिव स्टेज होती है एज कम्पेयर टू एडोलसेंट। यहाँ पे क्या है
कि सीखने की इच्छा होती है। अब पहले तो हमने समझ लिया कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है प्राइमरी स्टेज में। अब और अगर ये चीज अच्छे से समझ आ गई ना तो हम सीखना चाहेंगे उन चीजों को, तो नॉलेज डेवलप होती है, यहाँ पे स्किल्स जाती हैं, क्योंकि हम उस वक्त ये तय कर लेते हैं कि बच्चे को थोड़ी स्किल्स का बारे में पता चले कि क्या उनका एम है या क्या इंटरेस्ट है, उनका क्या करियर, कहाँ किस फील्ड में वो करियर बनाना चाहते हैं। रीजनिंग आती है, प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में पता चल जाता है। क्वांटिटेटिव सेंस आती है, मेजरमेंटल साइंस पढ़ने लगते हैं, जैसे कि फिजिक्स में प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल सिंबल्स को समझने लगते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में उन्हें नॉलेज मिले, सोसाइटी और नेचुरल एनवायरनमेंट की, कैसे हम साइंस को यूज करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मिडिल स्टेज के लिए हैं कि बच्चों में ये सारी चीजें आ जाएं जब वो 6 to 8 क्लास में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी क्लास की, जो कि 9th और 10th होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड आए, चीज़ों को समझें, उनमें इंटरेस्ट लें, इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में जानें, कैसे उनको यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन आए उन्हें किस तरह से, क्योंकि इसके बाद बच्चों के मन में बहुत हो जाता है कि आगे मेरा गोल क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, तो कैसे अपनी लाइवलीहुड वो कमाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ उनका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चले। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी में हमारी आती है 11th और 12th क्लास। तो इनमें क्या ऑब्जेक्टिव है फिजिकल साइंस पढ़ाने के, तो ये थोड़ा एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें फिजिकल साइंस को वास्ट मतलब नॉलेज मिलती है हमें। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप आएगा नॉलेज हो, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, थ्योरम्स वगैरह हम पढ़ने लगते हैं, ट्रेंड्स की क्या चल रहा है साइंस की फील्ड में, मेथडोलॉजी क्या, मेथड्स लग रहे हैं, थ्योरीज क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है चीज़ों के, मशीन्स के नेम, रूल्स, क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की, कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज करना सीखें, फैक्ट्स के बारे में सीखें, प्रिंसिपल्स के बारे में सीखें, ये लॉज डेली लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहे हैं वो चीज़ें पता चले, मतलब कॉम्प्रिहेंड करें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन, अप्लाई करनी आए सीनियर सेकेंडरी बच्चों को चीज़ें, एक अलर्ट सिटीजन बने, और जो हमारे क्लासरूम और लाइफ एक्टिविटीज़ में एक डिफरेंस है वो गैप जो है फिल हो जाए, कि उन्हें नॉलेज मिले कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट में ये यूजफुल है, कैसे हमारी डेली लाइफ में जो फिजिकल साइंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्किल्स की बात करें तो उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं, कंस्ट्रक्शनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि साइंस में भी क्या लगता है, प्रॉब्लम होती है ना, उसको सॉल्व करते हैं। एटीट्यूड में रेडीनेस हो, लर्न करने की इच्छा हो, जब तक किसी में लर्न करने की इच्छा नहीं होगी उसको नहीं सिखाया जा सकता। तो ये भी एक फिजिकल साइंस का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अंदर लर्न करने की इच्छा हो, चीज़ों को सॉल्व करना सीखें, ऑब्जर्व करना सीखें, एक्सपेरिमेंट करना सीखें, इंटरेस्ट हो उनके साइंटिफिक हॉबी, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को कॉस्मोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, प्लैनेट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, स्टार्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, साइंस की न्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे उनके इंटरेस्ट बने, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। साइंटिफिक क्लब्स वगैरह ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको पता ही होगा कि साइंस से रिलेटेड फील्ड से लोग जो है वो साइंस की बातें करते हैं कि क्या बेहतर फिनोमिनन्स चल रहे हैं या क्या ट्रेंड्स हैं साइंस के। एप्रिसिएशन सीखे कि दूसरों के काम को अप्रिशिएट करना सीखे, कि जिन लोगों ने साइंस में कंट्रीब्यूट किया है ऐसा ना कहें कि तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनके काम को अप्रिशिएट करना सीखे, कि कैसे उनके बेहतर काम की वजह से हमारी सिविलाइजेशन हुई है, कैसे हमें लाइफ में आराम मिल रहा है उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कुछ दूसरे ने अच्छा किया है तो हम उसे अप्रिशिएट करना सीखें। पर्सनालिटी ट्रेट हो, एस्थेटिक सेंस आए उनमें, एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से जानने की इच्छा हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो सीनियर सेकेंडरी बच्चों के लिए है, कि उन्हें नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, स्किल्स के बारे में जाने, एटीट्यूड अच्छा हो, इंटरेस्ट हो चीज़ों में, अप्रिशिएट करना सीखें, और बेटर पर्सनालिटी ट्रेट्स हो। अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी ने क्या रिकमेंड किया, कि क्यों बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने बुक्स बनाई तो उनका मतलब क्या गोल था कि बच्चों को क्या चीज़ समझ आए इन बुक्स के जरिए। तो पहली बात उन्होंने करी कि एक्सप्लोर इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ पीपल, कि उनको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चले, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना सीखें। तो उसके के बाद के पहले ओरल वे में सीखेंगे, फिर रिटर्न, फिर ग्राफिक्स वे में सीख पाएंगे चीज़ों को। क्वेश्चनिंग करें, जब तक उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी वो क्वेश्चन ही करेंगे, तो समझ आए क्वेश्चनिंग करें, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे यूज़ करें, चीज़ों को क्लासीफाई करना सीखें, फिनोमिनन्स के बारे में समझें, डाटा मिला है किसी भी चीज़ से उनको अरेंज करना आए, क्योंकि जब डाटा को अरेंज करेंगे तभी तो उसे एनालाइज कर पाएंगे ना, और जब एनालाइज करेंगे तभी इन्फरेंसेस ले पाएंगे कि हाँ ये फिनोमिनन कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम प्रिज्म का देखते हैं कि प्रिज्म में से लाइट जा रही है तो वो सारी फिनोमिनन हमें समझ आए, रिलेशन देखें डाटा में।
क्योंकि जब हमें एक फिनोमिनन समझ आ जाता है तो हम दूसरे फिनोमिनन को भी क्या है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जो एनसीईआरटी ने दिए थे। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी क्या है 1956 में डॉक्टर बीएस ब्लूम ने दी थी। टेक्सोनॉमी वर्ड आया है दो वर्ड से, टेक्सिस प्लस नॉमोस। टेक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमोस मतलब लॉ। तो इसका ओवरऑल मतलब है कि ऑर्डरली हम चीज़ों को जब अरेंज करते हैं। इसमें कुछ डोमेन्स की बात करी थी, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की। अब ये सारे डोमेन क्या होते हैं कि हायरार्किकल होते हैं नेचर में, कि पहला जब स्टेप हम पूरा करेंगे ना तभी नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट स्टेप नहीं किया और आप डायरेक्टली थर्ड में पहुंच जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है। हायरार्किकल इन नेचर मतलब एक स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें क्या बात करी गई कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों की कॉग्निटिव डोमेन में क्या हो, उन्हें नॉलेज मिल जाए और चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना सीखें। अब इसके जब मैं एक्शन वर्ब्स आपको समझाऊंगी तो ये टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप मतलब वैसे यहाँ पे भी समझ आ ही रहा होगा, बट वहाँ पे जब मैं एक्शन वर्ब्स के बारे में बताऊंगी तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को क्या है, नॉलेज हो, चीज़ों को समझे, कॉम्प्रिहेंड करना सीखे। और इफेक्टिव डोमेन में क्या आता है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, कि रिसीव करें और रिस्पॉन्ड करना सीखें। जो नॉलेज उन्हें मिल रही है उसको रिस्पॉन्ड करें। और साइकोमोटर में हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें। ये मैंने आपको कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर का पहले भी बताया था। ये गांधी जी के 3 एच पे काम करते हैं, जहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब होता है हेड, जहाँ पे हम हेड से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, सोचना, किसी चीज़ पे डिसीजन लेना। इफेक्टिव का मतलब होता है हार्ट, जब हम हार्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, जब हम दिल से सोचते हैं तो वो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। और साइकोमोटर का मतलब होता है हैंड, मतलब जब हम कोई स्किल पे काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं 6 to 7 के बच्चों की। तो वहाँ पे बच्चों को नॉलेज मिल जानी चाहिए। सी से कॉम्प्रिहेंशन है कि कॉम्प्रिहेंड करना सीख जाएं, चीज़ों को समझना सीख जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन, की चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाएं। और इफेक्टिव में स्टेज में मतलब एक एक स्टेप फर्दर बढ़ते जाते हैं हर बार। रिसीव करना आ जाए, रिव्यू करें, चीज़ों को समझें अच्छे से और फिर रिस्पॉन्ड करें। साइकोमोटर में हमारे पास ऑब्जर्व करना आ जाए, हमें इंडक्शन आ जाए कि अगर कोई हमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा है तो फिर उससे हम रूल तक पहुंच पाए। फिर हमारे पास आता है 8th to 10th क्लास के लिए क्या टेक्सोनॉमी है, कि कॉग्निटिव डोमेन में बच्चों को नॉलेज मिल जाए, कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, चीज़ों को समझना आ जाए, अप्लाई करना आ जाए और एनालिसिस करना आ जाए, कि एनालाइज करें चीज़ों से हमने क्या सीखा है। और इफेक्टिव डोमेन में हमें रिसीव करना आ जाए, रिस्पॉन्ड करना आ जाए और जो चीज़ हमने सीखी है हम उसको वैल्यू करना सीख लें। साइकोमोटर में ऑब्जर्व करना सीख लें, ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब इम्प्रूव हो, इंडक्शन सीख जाएं, डिडक्शन सीख जाएं, कि एग्जाम्पल टू रूल भी जा पाएं और रूल टू एग्जाम्पल भी जा पाएं, मतलब एक फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। 11th और 12th के लिए क्या है कॉग्निटिव डोमेन में, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। नॉलेज आ जाए, कॉम्प्रिहेंड करना आ जाए, अप्लाई करना आ जाए, उस नॉलेज को एनालाइज करना आ जाए और सिंथेसाइज करना आ जाए। और जब हम इफेक्टिव की बात करते हैं तो 11th और 12th के बच्चों को रिसीव करना भी आना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना भी आना चाहिए, चीज़ों को वैल्यू देनी भी आनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए और कैरेक्टराइजेशन भी आनी चाहिए। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। साइकोमोटर में क्या है, ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो, इंडक्शन भी हो, डिडक्शन भी हो और सिंथेसिस करना भी सीखें, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसके बेसिस पे फर्दर काम करना भी सीखें। तो ये तो थे टेक्सोनॉमी के कुछ मेन पॉइंट्स। अब हम इन्हें फर्दर समझेंगे। सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कॉग्निटिव डोमेन की, कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन। तो नॉलेज में क्या एक्शन वर्ब होंगे, कि नॉलेज में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, डिफाइन करते हैं, नेमिंग पता चलती है, हमें लिस्ट बनाना सीख जाते हैं, मेमोराइज करना सीख जाते हैं, रिकॉर्ड करना सीख जाते हैं, रिकॉल करना सीख जाते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम क्या कुछ समझ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, नॉलेज मतलब हमने ज्ञान लिया और कॉम्प्रिहेंड मतलब हम उसे देख रहे हैं कि हमें क्या चीज़ समझ आई है। जैसे आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते हैं तो वही चीज़ होता है कि समझा गया है इसमें से, वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि इतनी सारी नॉलेज तो मिल गई तो समझा क्या है ये जानने के लिए। तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ है, क्या एक्शन वर्ब्स हैं हमारे, रीस्टेट करना सीख जाते हैं, एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं, डिस्कस करते हैं उस चीज़ के बारे में, लोकेट, अगर कोई कुछ मतलब मान लो कि आपको कहता है कि प्लांट लोकेट करो कहाँ पे बना है, तो लोकेट करना सीख जाते हैं, चीज़ों को ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब जब समझ आ गई है कोई इंग्लिश में लिखी लाइन तो हम अपनी भाषा में उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एप्लीकेशन। अब अप्लाई करना सीख जाते हैं, शो करना सीख जाते हैं कि कोई चीज़ जो हमें समझ आ गई वो हम दूसरों को भी तो दिखा सकते हैं ना। इलास्ट्रेट करना सीख जाते हैं, डिस्कवर करना, सॉल्व करना, क्योंकि हमने अप्लाई करना सीख लिया उसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस। मतलब क्या होता है, जब हम टुकड़े करते हैं किसी चीज़ के, जैसे एनालिटिकल थिंकिंग में भी हमने पढ़ा था, तो चीज़ों को क्या है सेपरेट करना सीख जाते हैं, कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट करना, क्वेश्चंस पुट करना, फिर उससे डायग्राम बनाना, क्योंकि जब चीज़ समझ आ गई है तो डायग्राम भी तो बना सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या, जब हमने जो नॉलेज सीखी है उससे हम खुद क्या सिंथेसाइज कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पाते हैं, कंपोज कर पाते हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं और ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। ये सारे एक्शन वर्ब्स है कि इसमें हम क्या काम कर पाएंगे सिंथेसिस में। इवेल्युएशन मतलब अब जो चीज़ें हमने सीखी है हम जज करेंगे कि क्या हमने वो बेहतर सीखी है या फिर क्या हमें वो चीज़ें आ चुकी हैं, तो एसोसिएट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उस चीज़ की वैल्यू करेंगे जो चीज़ हमने सीखी है, जज कर पाएंगे चीज़ों को भी और खुद को भी। फिर हमारे पास आता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले हम रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू करते हैं उस चीज़ को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन की बात होती है। अब रिसीव में क्या होगा कि हमने कोई चीज़ सुनी, अटेंड करी, रिकॉर्ड करी, राइट कर ली, अपने दिमाग में हमने समझ ली। रिस्पॉन्ड में अब जब चीज़ हमने समझ लिया तो हम उसके लिए क्वेश्चन पुट करेंगे, उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चनिंग, होमवर्क जो मतलब क्लास में नॉलेज रिसीव करिए, घर पे आके अगर होमवर्क करें तो वो रिस्पॉन्डिंग है। ओबे करेंगे, अगर टीचर हमें कुछ बताता है कि बड़ों को ओबे करना चाहिए तो ओबे करेंगे, प्रेजेंट, रिकॉर्ड। वैल्यूइंग में आ जाएगा, जो चीज़ हमने सीखी है हम उसकी वैल्यू करेंगे, प्रेफर करेंगे कि क्या सीखा है, पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ में, अटेन करेंगे, नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में आएगा कि हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है, कैसे अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ हमें ऐड करनी है, क्या चीज़ चेंज करनी है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे रिलेट कर रहे हैं उन चीज़ों को ताकि दिमाग में वो चीज़ रह पाए। कैरेक्टराइजेशन में क्या होगा कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। अब चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली हैं तो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उस चीज़ों को खुद से भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोमोटर की। साइकोमोटर में सबसे पहले हमारे पास आता है परसेप्शन। परसेप्शन में क्या है, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीज़ हमने देखनी है, सिलेक्ट करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे। ये सारी हमारी एक्शन वर्ब्स हैं कि क्या काम होगा इस स्टेज के दौरान। इमिटेशन में, इमिटेशन होता है कॉपी करना, कॉपी करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, चीज़ों को देख के ट्रेसेस बना सकते हैं और चीज़ों को क्या है फॉलो करेंगे। मैनिपुलेशन में मैनिपुलेट करना, परफॉर्म करना, स्केच कर सकते हैं, इंगेज होंगे मतलब उस काम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उस काम में इंगेज हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिसीजन में कि जो चीज़ नॉलेज हमें मिली है हम कोशिश करेंगे उनसे बिना गलती के हम अप्लाई कर सकें। एक्यूरेसी होगी, प्रोपोर्शन होगा, कंट्रोल होगा, एक एग्जैक्टनेस होगी क्योंकि चीज़ों को हमने प्रिसाइज किया है। आर्टिकुलेशन में मतलब कंबाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जो अब तक हमने इंफॉर्मेशन ली है। नेचुरलाइजेशन में इंडिपेंडेंटली अब वो चीज़ क्या है पूरी तरह से आ चुकी है, नेचुरल हो चुकी है हमारे लिए, अब हम किसी की हेल्प के बिना कर सकते हैं, उसे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को, मतलब हम वो काम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और अगर आप अपने इस टॉपिक को लेंथ देना चाहते हो, वैसे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट हो जाएगा, तो आप एक एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉग्निटिव में आपने लाइट की एग्जाम्पल ले ली कि नॉलेज क्या होगी, डेफिनेशन मिलेगी लाइट की, और कॉम्प्रिहेंड कैसे करेंगे कि रिफ्लेक्शन के बारे में भी जानेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर एप्लीकेशन की अप्लाई करना सीखेंगे कि नेचर में कहाँ पर ये फिनोमिनन अप्लाई हो रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स के कलर, मिरर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर एनालाइज करेंगे कि ये सारी चीज़ें हमें और कहाँ कहाँ दिख रही हैं, रेनबो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सिंथेसाइज करेंगे कि किस रीज़न की वजह से हुआ होगा, ये वेव लेंथ्स के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इवेल्युएट करेंगे कॉन्सेप्ट्स को कि क्या कितना एक्यूरेट है, कैसे कलर आ रहा था, हमने कैसे सीखा, खुद को देखेंगे कि कितना हमें चीज़ समझ आई है। इसी तरीके से आप इफेक्टिव और साइकोमोटर के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया हो और थोड़ा जल्दी में प्रिपेयर किया गया, तो हो सकता है कंटेंट में अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसको बेहतर बना सकूं। बट अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हैं ना, एकदम अच्छे से, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।